ऐसा है, सरकार झुकी नहीं, डरी भी है ना। हमें ये समझना होगा कि ऐसा शायद देश में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इतनी डरी हो कि ऐसा ना हो कि मामला इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि देश में शायद इमरजेंसी लगानी पड़ जाए। मतलब डर गई सरकार इतनी डर गई कि इमरजेंसी लगाने भी पड़ सकती है अगर आंदोलन ऐसे चलता रहा, क्योंकि पूरे देश भर से 20 तारीख को 20 तारीख के बाद 20 तारीख जो इंसिडेंट हुई उसके बाद में जो लोग जुटे हैं, हर तबके से, हर उम्र के, जिसमें स्टूडेंट नहीं बाकी बहुत सारे नौकरी वाले लोग भी शामिल थे। उससे ये तो तय हो चुका था गजेंद्र जी 20 तारीख को शाम तक, और 21 तारीख को तो और तय हो चुका था कि ये जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे तब तक ये पीछे हटेंगे नहीं। और वो जो आंदोलन था वो आंदोलन जन आंदोलन बन चुका था। इसमें सरकार ने देख लिया, लाठीचार्ज करके भी देख लिया। 21 तारीख को लाठीचार्ज, 22 तारीख को भी बहुत सारी चीज़ें अलग जगह पर चलती रही। 20 तारीख को तो डेली हुआ और इतने हज़ारों लोग मैं देख रहा आते हुए बसों में, ट्रेनों में भर के जाने कहाँ से गाड़ियों से कैसे कैसे पूरे देश से लोग 20 तारीख के बाद, 20 को तो कॉल थी, 20 के बाद कॉल नहीं थी, तो 20 तारीख के बाद लोगों जो आना शुरू हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर आए और हजारों तादाद में आए और दिल्ली के अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। 5 में 10 हज़ार लोगों की भीड़ों ने, पहले जनता मंत्र सिर्फ एक जगह थी जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था 20 तारीख तक। 21 तारीख से प्रोटेस्ट शुरू हो गया दिल्ली के 4, 5, 6 जगहों पर, अलग अलग जगह पर, और वो अलग अलग लोग थे, अलग अलग, जो किसी के हाथ कंट्रोल में भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को लगा कि कुछ भी हो सकता है, और फिर दिल्ली से ये निकल के आंदोलन पहुंच गए पूरे देश में। देश के अलग अलग हिस्सों में, छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में बहुत हजारों लोग निकल के रोडों पे आ गए। तो सरकार को लगा कि अब अगर हमने अब कुछ इसको आंदोलन की इस तरीके से नहीं रोका तो ये हो सकता है कि ऐसा ना हो कि नेपाल या बांग्लादेश या लंका जैसी स्थिति बन जाए। लाठीचार्ज की बड़ी चर्चा रही। तो हाँ, लाठीचार्ज तो हुआ ही है, लाठीचार्ज तो पूरे देश में हुआ, दिल्ली में हुआ। 20 तारीख को सबने देखा जितनी हिंसा पुलिस ने करी है, और वो तो वास्तव में शर्मनाक थी। और देश में इसमें उसी वजह से, उस हिंसा की वजह से पुलिस ने किया है, उसी की वजह से 21, 22, 23, 24, 25 तक आंदोलन खिंचा। अगर पुलिस हिंसा नहीं करती, पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती, आंसू गैस से गोली नहीं छूटी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये भी आरोप है, ऐसा नहीं होता तो उस स्थिति में शायद आंदोलन शाम तक खत्म हो जाता। लेकिन उस हिंसा की, पुलिस की हिंसा की वजह से, ब्रुटलिटी की वजह से आंदोलन और इतना आगे बढ़ा कि जिसको रोकना अब संभव किसी के हाथ में नहीं था। हिंसा थी या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी? देखो, दोनों चीज़ें हैं इसमें। देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली बात भी है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन हिंसा ही पुलिस को देखो आप हल्के मत लो। पुलिस क्या करती है? पुलिस डेली अपराध करती है। पुलिस की ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वास्तव में है, लेकिन पुलिस कभी भी लॉ एंड ऑर्डर नियम कानून के हिसाब से नहीं करती। वो हमेशा जो अंग्रेज ज़माने में रहा करता था, वो डंडा चला करके और लोगों को डरा करके भगाने की कोशिश करती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो पुलिस अगर जो है एक थोड़ी अकल से काम लेती और थोड़ा सा ढंग से अगर मेंटेन करती चीज़ों को, तो हो सकता है मामला इतना आगे नहीं। 20 तारीख को डंडा खाने के बाद जैन जी डरा नहीं सर, देख ली। ये सबसे बड़ी बात ये है गजेंद्र जी, सबसे ज़्यादा जीत किसी बात की हुई है तो वो ये डर निकल गया। पुलिस का, सरकार का जो फियर था, जो 12 साल से लगातार सरकार जो फियर बनाने की, डर बनाने की कोशिश लोगों में कर रही थी, और एक ऐसा माहौल बन गया था कि अब कोई बोलना नहीं चाहता। पर कुछ लोग बोल रहे थे, कोई भी सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था। कोई सरकार के खिलाफ कोई बोलता या पुलिस के खिलाफ बोलता तो उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे नहीं डर रहे हैं, छोटे बच्चे पुलिस कमिश्नर ही डर रहे हैं, छोटे बच्चे मोदी से ही डर रहे हैं, मोदी का भी डर रहे हैं। आप देखो ना, करिए लाठीचार्ज, हम तैयार है। मुंबई में आपने घटना देखी होगी, लड़की पुलिस के जीप के सामने खड़ी हो गई है। तो देखिए, ये सब चीज़ें बताती है कि डर निकल चुका है। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से ज़्यादा बड़ी जीत क्या है? बड़ी जीत ये है कि एक तो देश को एहसास हो गया, पूरे विश्व को एहसास हो गया कि मोदी जी की जो पॉलिटिक्स चल रही है अब तक, वो पॉलिटिक्स जनता के अगेंस्ट है, नंबर 1। और जनता जो है मोदी से त्रस्त आ चुकी है। देश में भय का वातावरण है, और भय का वातावरण में जो लोग अब तक जी रहे थे, इस आंदोलन ने ये किया कि भय के वातावरण से निकाल कर लोगों को निडर बना दिया। जहाँ लोग निडर बन जाया करते हैं तो वहाँ उनको कोई रोक नहीं सकता, और यही हुआ है। सरकार बहुत ही भयभीत थी। मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसी आशंका मुझे लग रही थी कि ऐसी घटना हो सकती है देश में, अंग्रेजों ज़माने में आज तक नहीं हुई थी। तो इस चीज़ को रोकने की मोदी ने कोशिश की है, तो ये बात जो है कम से कम ठीक रही। नहीं तो लंका अगर ऐसी स्थिति बन जाती तो हमारा देश का संविधान खत्म हो जाता। मैं इस बात को ही मानता हूँ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया की ताकत थी सर? सोशल मीडिया की ही ताकत थी, सोशल मीडिया की नहीं, सोशल मीडिया की ही ताकत थी। जो गजेंद्र जी, मैंने इस पर बहुत विचार किया 20 तारीख और 20 तारीख के बाद के आंदोलन पर। उससे पहले की बात हम कर चुके हैं, 20 के बाद चलते हैं कि मैं अपने लाइफ में मैंने सोचा कि फिलहाल हम 1950 के बाद में हम इस समय को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो मैं बताने की दर्शकों की कोशिश है कि आखिरी आंदोलन कैसे डिफरेंट है और कैसे
बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाए। जो लोग ये समझते थे हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, या जो 30 साल से उम्र की पीढ़ी है या और ज़्यादा भी है, तो वो पीढ़ी समझती थी कि जेन जी तो ये कुछ नहीं है, ये सोशल मीडिया पर लगा रहता है, मोबाइल पर लगा रहता है, व्हाट्सएप से, फेसबुक जाने क्या क्या चलाता है, ना पढ़ता है ना कुछ करता है, समाज रील्स में रहता है, समाज से मतलब नहीं है, पॉलिटिकल इशू से मतलब नहीं है, सड़क पर आना नहीं चाहता। ये जो नोशन बन चुका था हमारे पूरे देश में, और आपने भी देखा होगा, आप भी देख रहे होंगे कि सब लोग ऐसे ही कहा करते थे, लेकिन इस जो है गलत फहमी को तोड़ दिया। इसके भी रीज़न क्या है? देखिए, मैंने कई बच्चों से बात करी, मेरे खुद भी बेटे हैं, बेटी है, और भी बहुत सारे वो हैं। तो हम लोग जो है ना, जो लोग अखबार पढ़ते हैं और जो लोग टेलीविज़न चैनल देखते हैं और जो रेडियो देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और वो लोग अलग कैटेगरी के हैं, उनकी सोच अलग है, उनके आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है, वो पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। मतलब देश में हमारे में जो चलता आ रहा है उससे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जो भी आइडियोलॉजी है, सिस्टम, वो ट्रांसफ़र होता चलता है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, जो करीब 18-16 साल से जो इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट पर है, उस पीढ़ी का एक्सेस जो है वो ना तो देखो टीवी देखते हैं, ना टीवी खबर देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, और ना जो है कोई भी रेडियो का समाचार सुनते हैं। उनकी समाचार और सूचना का तंत्र उनका जो है वो है इंटरनेट, और वो इंटरनेट है ग्लोबल इंटरनेट। वो डेली जो है इंटरनेशनल लेवल से कनेक्टेड है। पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले हम लोग जितने भी थे, अगर हम आज से 15-20 साल पहले चले जाएं, तो हमारे पास सूचना का तंत्र जो था वो क्या था? सिर्फ अखबार, टेलीविज़न या रेडियो समाचार सुनना, और कुछ था ही नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, हम लोगों के लिए एक्सेस पहुँच में नहीं था। और अखबार भी हर लोग मंगाने के लिए पैसे, उसकी हैसियत नहीं हुआ करती थी, गरीब स्थिति थी। तो इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे चल के काम करते रहे। ये पीढ़ी उससे पूरी कटी हुई थी, और बाकी लोग इसको समझ ही नहीं पाए कि इस पीढ़ी की सोच डिफरेंट है, ये पीढ़ी का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। पुरानी आइडियोलॉजी से बिल्कुल इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये नई सोच के साथ, इंटरनेट सोच के साथ चल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव का सूचक है। फेल होगी ना सर? देखिए ऐसा है, क्योंकि मोदी जी क्या कहते हैं कि 60% आबादी युवाओं की है। जैन जी की बहुत बड़ी आबादी है। वो युवा हैं, जैन जी हैं, वो ना तो टीवी पर हैं, ना उस एजेंडा से सहमत हैं, वो एजेंडा के अगेंस्ट हैं। लेकिन उनकी वॉइस सुनाई नहीं पड़ रही थी, वो एजेंडा के बहुत खिलाफ। आंदोलन में मीडिया का मैं बोल रहा, देखो, लेकिन यहाँ मोदी जी को मीडिया का सहारा न लेकर खुद रील बनानी पड़ी। देखो, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी ने समझ लिया कि मोदी ने राष्ट्र को संबोधित नहीं किया। कोरोना के समय, कोरोना से बाद में और पहले वो राष्ट्र को संबोधन करते थे, टीवी पे आते थे, भाई हमने जो ये घोषणा कर दी है, हमने चेंजेस कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ आप लोगों ने देखी। अब क्या किया उन्होंने? जैन जी की भाषा अपनाई, उन्होंने इंस्टाग्राम का लिया और उन्होंने रील बनाई खुद हाथ से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मोदी जी टीवी पर जाएंगे तो उनको देखेगा ही नहीं। टीवी देख ही नहीं रहा कोई टीवी के समाचार देखता नहीं, सबने बंद कर दिया है। मेरा दावा है 15 से 20 साल के अंतर्गत टीवी बंद हो जाएंगे, समाचार चैनल बंद हो जाएंगे, अखबार बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो पीढ़ी जो आज 15-20 साल से जो पीढ़ी आई है, उस पीढ़ी को कोई अखबार से मतलब नहीं, टीवी चैनल से मतलब नहीं। ये सारे के सारे माध्यम जो हैं बंद होने के कगार पर हैं। तो जैसी जो है, जो अब से 30 साल से ऊपर के लोग हैं, जैसे ये धीरे करके जो है इनकी एज ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद में इनको पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, ना टीवी देखने वाला, ये बंद, इनमें डिब्बा हो जाएंगे, टाई लगने तय हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके मन को भाप नहीं पाया, और ये समझ नहीं पाए कि ये लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये बात रख रहे हैं, और इनकी जो सोच है वो इंटरनेशनल सोच है, वो नेशनल सोच नहीं है। वो दुनिया से कनेक्ट है, वो इंडिया से कनेक्ट नहीं है, अपने शहर से कनेक्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, और जो वैल्यूज हैं देश सिस्टम की, संवैधानिक जो व्यवस्था है नेशनल लेवल, इंटर लेवल पर, उसके तहत ये लोग अपने दिमाग को, अपने विचार को रखते हैं। इसीलिए ये आंदोलन बहुत प्रभावी रहा। और इन लोगों ने ये भी दिखा दिया कि हम जो है सिर्फ मोबाइल में, मीडिया में नहीं है, हम मोबाइल से बाहर निकल के सड़क पर ही कर सकते हैं। ये पहली बार ये सिद्ध हुआ है। और ये मैं बता रहा हूँ कि देश में नहीं, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जो है धमक सुनाई पड़ रही है, और पड़ेगी भी आगे चल के। सर, अब इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान जी का हो गया, और नए जो शिक्षा मंत्री आए हैं जिनको कार्यभार सौंपा गया है, प्रहलाद जोशी जी को, मोदी जी अभी भी ये नहीं समझ रहे, वो भी इस पूरे आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं, मुझे लग रहा है। देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया उन्होंने, लेकिन जिसको बनाया गया है वो भी आप देखिए कि आप जैसे आपने बताया कि वो ग्रेजुएट हैं, ज़्यादा डिग्री उनके पास में नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा एक बात और भी समझने की है, उससे ज़्यादा समझने की है कि इसका आपको बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं बदला है,
एजुकेशन सेक्रेटरी जो आईएएस होता है वही चलाता है डिपार्टमेंट को, जो सचिव होता है। सचिव होता है, जो शिक्षा सचिव है एजुकेशन सेक्रेटरी वही चलाता है देश को। मंत्री उस पर साइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात क्या है कि उस पर भी करप्शन के चार्जेज हैं, उस पर चार्जेज हैं, उस पर कांग्रेस के बहुत से लोगों के आरोप हैं कि ये क्या था कि हॉर्टिकल्चर, अब इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था, कृषि सचिव था, उसी में इसने 1,16,00,000 रुपए की सब्सिडी ले ली खुद ही। सब्सिडी इसकी वाइफ ने, इसकी वाइफ के नाम से, मदर के नाम से और सन के नाम से थी। जिस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है उसी डिपार्टमेंट से कुछ पॉलिसी के तहत ये सब्सिडी ले रहा है, तो इसका भी डाउटफुल मामला है। तो जब ऐसा सेक्रेटरी होगा जो कि बिल्कुल भी उसकी इमेज पहले से खराब है या इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो ऐसा सेक्रेटरी क्या करेगा? एक बात आप और समझ रही है, देश भी पूरा समझे कि जो पेपर लीक है क्या है, भ्रष्टाचार का मामला है, ये करप्शन का इशू है। पेपर लीक कोई फ्री में तो नहीं करता है, पेपर लीक पैसा ले करता है। तो ये भ्रष्टाचार का इसमें इशू है जो कि इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा उसको नहीं उठा। भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है इसमें। और अब जब ऐसे लोग जब आएंगे जो एक सेक्रेटरी बना करके जो लाए गए अब जो गंगवार जो है, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ रोक पाएंगे? तो मोदी जी लगता है अभी भी हल्के में ले रहे हैं, वो इस आंदोलन की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है गिरिधर जी, अगर 5-6 महीने के अंदर देश में चुनाव हो जाए तो मोदी जी साफ हो जाएंगे। अगर इस साल में मोदी चुनाव करा लें, जो इस पर सेंटीमेंट है ना देश का, और जो सेंटीमेंट जो करवा रहा है, अगर सीजेपी पार्टी खड़ी हो जाती है तो मेरा विश्वास है कि कांग्रेस ही नहीं, ये जो है ये भी साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जैसे 400 सीट के आसपास मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी को पहले 71 मिले थे। क्या ये इतिहास रचा गया जंतर मंतर से? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इतिहास रचा गया है। और ये इतिहास नहीं, भारतीय इतिहास नहीं, इंटरनेशनल इतिहास रचा गया है। 20 तारीख की जो इंसिडेंट है, 20 तारीख से पहले का मैं इतिहास नहीं मानता। 20 तारीख को लोग जितने जुड़े हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और 20 तारीख से ज़्यादा क्या हुआ कि 21, 22, 23, 24, 25 तक जो लोग जुटे हैं बिना किसी कॉल के, बिना किसी जो है स्पेसिफिक कॉल के हम आकर के अब दोबारा से पार्लियामेंट पर मार्च करेंगे, उसके बावजूद ही लोगों का जुटना ये दिखाता है कि कितना गुस्सा है सरकार के प्रति। वो गुस्सा आखिर वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, ये भी विचार का प्रश्न है। हमें ये भी बोलना नहीं होगा कि बंगाल के इलेक्शन अभी हुए हैं, असम के इलेक्शन अभी हुए हैं, कितने समय हुआ है? 2 महीने 3 महीने हुए हैं। वहाँ पर बीजेपी बम्पर जीत के साथ आती है, असम में बम्पर जीत के साथ आती है। तो ये जैन जी युवा ने कहाँ वोट किए? इतना गुस्सा है लोगों में, तो वोट कौन दे रहा है? पता नहीं। देखो अब इसमें कोई वोट SIR का मामला है, घोटाला है, वोटिंग मशीन में कुछ हेरफेर हो सकती है या बाद में कुछ और गड़बड़ करते होंगे, ये तो अभी पता चलेगा जो भी स्थिति है। लेकिन ये गुस्सा ये दिखाता है कि मोदी जी अब जो है 29 से जो कह रहे थे कि 29 में और 29 के बाद हम 47 तक 50 साल तक राज्य करेंगे, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। और अगर ऐसा होता है कि मोदी फिर जीत के आते हैं तो आप ये मान के चलें कि देश में जो है इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हो रहे हैं। विपक्ष की बात बिल्कुल ठीक है। सर अब देश में शिक्षा की बात होने लगी, शिक्षा के लिए आंदोलन होने लगे। एक मामला रामपुर में चल रहा है सर, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसकी जो बिल्डिंग है वो बगैर नक्शा पास है सर। देखिए, मैं इस पे आपकी जो जौहरी यूनिवर्सिटी पे आने से पहले मैं इस पर एक बात और अपनी बात करके ख़त्म करूँगा इस इशू को लेकर कि क्या किया है कि इन्होंने कोर्ट बना दिए, स्पेशल कोर्ट, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए साहब। फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत सारे देश में पहले से चल रही हैं और उनमें खूब डिले होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पूरे देश का आंकड़ा है, तो ये तो आई बॉस है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के कोई झांसे में ना है। फास्ट ट्रैक कोर्टों में क्या चल रहा है हमें पता है, हालत बड़ी ख़राब है देश में ना। अब दूसरी बात आपने कहा जौहरी यूनिवर्सिटी की, ये जो जौहरी यूनिवर्सिटी की जो आपने बात करी है ना, आप देखो हम साथ पहले भी कभी किसी इंटरव्यू में शायद आपके साथ या किसी साथ ये बात कह चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देश में मेरा अपना आकलन है कि दिल्ली से तो दिल्ली के बाहर भी पूरे देश में शायद 80 से 90% के आसपास जितने भी घर बने हुए हैं, चाहे घर बने हुए हैं, चाहे सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं, चाहे और कुछ बने हुए हैं, वो कोई भी नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास है तो वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नक्शा पास करने के अलावा बना रखी हैं। ये हर जगह हाल है। सरकारी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, हम तो चर्चा पहले कई बार कर चुके हैं। तो नक्शा पास नहीं हुआ है, अगर ये आधार लेकर के जौहरी यूनिवर्सिटी को तोड़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ देश का 90-80% घर और मकान सब टूट जाएंगे। मकान में शिक्षा संस्थानों को तोड़ा जाता सर, बनाया जाता है। जब 90-92 में स्कूल बंद हो गए हैं तो वो भी तो एक तरीके से बिल्डिंग को तोड़ा जाना ही है, वो तो सिस्टम खत्म कर देना है। इनके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। देखो भारत जो ये सरकार है, इस वक्त भारत सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, शिक्षा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण इन्होंने किया है वो एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप कहते हैं कि शिक्षा के कॉलेजों में बनाया जाता है, यूनिवर्सिटी को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ तोड़ना, शिक्षा को ख़त्म करना है, जिससे जागरूक लोग, ज्ञानवान लोग, तर्क करने वाले लोग ना पैदा हो पाएँ। ये तो अंधभक्त बनाना चाहते हैं, ये तो हमारे देश को अंधविश्वास में ढकेलना चाहते हैं, ये तो दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपने देश को 3-4-5 हज़ार साल पीछे ले जाना चाहते हैं। इनका बन पाएगा, इनका सपना पूरा हो जाएगा जैसे आंदोलन चल रहा है देश में? इस आंदोलन ने इन पर ये दिखा दिया है कि शायद ये सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमें एक बात और गहरी समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे जो उसका मेन संगठन है RSS, वो भी जो है बहुत बड़ी चीज़ है। वो अब क्या षड्यंत्र रचेगा, क्या अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, कैसे जो युवा इनसे छिटक करके दूसरे पाले में चला गया, जो आंदोलन अभी जैन जी ने किया है, इसको कैसे अपने पाले में लाएगा, यही वक्त बताएगा। देखो, इस आंदोलन को आप एक बात ये भी समझिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, जनरल आंदोलन चला, इसमें ना भीम और अम्बेडकर तो खूब चला सर, उसी पे चल रहा था। नहीं, सुनिए, जाति के आधार पर कोई बात नहीं चली, लेकिन भीम तो एक जाति से जोड़ा जाता ना। नहीं, ऐसा नहीं। और लेकिन ये है कि लेकिन जय भीम और बाबा साहब के नारे खूब लगे, ये बात सबको पता है। तो इस आंदोलन की एक खूबी ये भी है कि जय भीम और बाबा साहब जो है, जो नारे पहले ऐसे आंदोलन में कभी लगाने करते थे। मुझे याद पड़ता है कि अन्ना के आंदोलन में ऐसे नारे नहीं थे, मुझे लगता है जय भीम के नारे अन्ना के आंदोलन में थे, मुझे साथ लगता है कि ऐसा नहीं था। और ना जो है ये नारे थे, क्या नाम है, बाबा साहब का जिक्र था। वहाँ पर महात्मा गांधी का बहुत जिक्र था, यहाँ महात्मा गांधी से बाबा साहब भी जुड़ गए इस आंदोलन में, ये इसका चेंज है। तो बाबा साहब को, जय भीम के नारे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज मिला है। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जय भीम को नारे की मान्यता इतनी नहीं थी, लेकिन अब जो है इस आंदोलन ने जय भीम के नारे को अंतर्राष्ट्रीय नारा बना दिया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में जुड़ा देख रहा है। सबको जोड़ता है एक साथ? नहीं, इसमें तो डाउट ही नहीं है, बिल्कुल जोड़ता है। लेकिन जो लोग छोटी मानसिकता के हैं, जो लोग अत्याचार SC ST OBC लोगों पर चाहते हैं, और जो दलित लोगों को या संविधान को, बाबा साहब कुछ समझते हैं कि तो अनडिसेबिलिटी वाले लोग हैं, ये तो गलत लोग हैं, तो उन लोगों के लिए तो अभी भी आपत्तिजनक है। लेकिन बाकी लोग, मुझे लगता है कि इस नारे के साथ जुड़े, और नारा ये सार्वभौम नारा बन चुका है। जब तक यूनिवर्सिटी तोड़ने का सवाल है, आपको ये भी समझना होगा कि यूनिवर्सिटी का तोड़ना, अगर ये यूनिवर्सिटी किसी हिंदू ने बनाई होती तो नहीं टूटती। तो यहाँ पर सांप्रदायिक डिसीजन है, ये डिसीजन लिया यूनिवर्सिटी तोड़ने का, ये सांप्रदायिक डिसीजन है, इसीलिए टूट रहा है। हिंदू ने बनाई होती तो बिल्कुल नहीं टूटती, इसमें भी सांप्रदायिकता है। इन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन इस आंदोलन को सांप्रदायिकता का रंग नहीं दे पाए बीजेपी वाले। अगर रंग दे लेते तो यहाँ भी जो है मामला खराब हो जाता। तो इस आंदोलन की बहुत अच्छी खूबी रही। तो देखो, शिक्षा से ना कोई मतलब नहीं है, कॉलेज बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है, मुसलमान ने बनाई है तो वो टूटनी है, चाहे नक्शा पास हो तब भी टूटनी है, मतलब अगर नक्शा पास हो तब भी टूटनी है, ये इनका स्टैंड है। अब देखना है कि देश के लोग और बाकी जो ये लोग अब युवा जुड़े हैं, ये जो सांप्रदायिकता के जहर को कैसे कम करने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। दूसरा ये भी है कि संविधान के दायरे में रह करके संविधान को आगे और कैसे ले जाते हैं, ये भी वक्त बताएगा।